आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टॉपर की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे ये छोटे छोटे इमोजी अपने आप में ही इतने प्यारे लग रहे हैं और अपने आप में ही इतने मस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन इमोजियों से भी बेहतर अपनी ज़िंदगी को प्यार करते होंगे और अपने आप में मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित है, जो 17 और 18 तारीख को दोनों पालियों में कराया जाना है। उसी श्रृंखला में भूगोल विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि भारत और विश्व के भूगोल आप लोगों को ट्रिक के साथ साथ बेसिक से भी बताने का प्रयत्न किया गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे के ग्रुप डी, फॉरेस्ट गार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने के प्रबल दावेदार हैं और इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में से आपको अगले आने वाले एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 10 है, जिनमें से आपका टारगेट है केवल 6 और अंत के 2 प्रश्न तो ऐसे हैं, हो सके तो आपको हवा तक भी नहीं लगेगा। फिर भी प्रयास करिए और देखिए कि आपको उन 10 प्रश्नों की श्रृंखला में कितना प्रश्न आपको आता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, हिप्पाकर्स को कहा जाता है या हिकैटियस को कहा जाता है? भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूगोल का जनक हिकैटियस को कहते हैं। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपको बताना है कि जो मानव पारिस्थितिकी है उसको किसने परिभाषित किया था, वो कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने मानव पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है। क्या वह परिभाषा हेटनर ने दिया था या जीन ब्रून्स ने दिया था या एच बैरोज ने दिया था या इरेटोस्थनीज ने दिया था? आपको कमेंट करके बताना है कि जो मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो परिभाषित करने वाला विद्वान है वो कौन है। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एच बैरोज ने ही वो परिभाषित किया था। आइए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको ग्रहों की संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी में दिया है 10, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 8। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 ईस्वी में जो यम ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। 2006 में जो यम ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह अपने कक्षा में स्थिर चक्कर नहीं लगा पाता था और जो ग्रह का नियम होता है वह पालन करने में असमर्थ था। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गया। हमारे प्रश्न का उत्तर है डी। आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जायरे से होकर नहीं गुजरती है, कि चीन से होकर नहीं गुजरती है, कि भारत से होकर नहीं गुजरती है,
या इन तीनों से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और चीन से भी होकर गुजरती है। हमारे प्रश्न का उत्तर है जायरे। जायरे से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? क्या 7 मिनट का अंतर होता है, या 0 मिनट का अंतर होता है, या 4 मिनट का अंतर होता है, या 1 मिनट का अंतर होता है? आपको बताना है कि दो स्थानों के बीच जो स्थानीय समय होता है देशांतर के द्वारा, उनमें कितने का अंतर पाया जाता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट। दो स्थानीय समय के बीच जो देशांतर के द्वारा निर्धारित किया गया है, उन दोनों स्थानों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है, उसका कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से, या जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म में छोटे छोटे शैल होते हैं या छोटे छोटे पहाड़ी होते हैं, उन जो शैलों की संख्या, जो अवसादी शैलों की संख्या है, वो प्रतिशत के रूप में पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत कवर किए हुए हैं? पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत कवर किए हुए हैं? क्या 80% है, या 75% है, या 95% है, या 68% है? हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 75%। 75% हिस्सा अवसादी शैलों से ढका हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? क्या फिनलैंड को कहा जाता है, कि जर्मनी को कहा जाता है, कि थाईलैंड को कहा जाता है, कि भारत को कहा जाता है? थाईलैंड में बहुत ही अधिक मात्रा में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाया जाता है। आपको बताना है कि भारत के मणिपुर राज्य में कौन सा हिरण पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि जर्मनी में कोई ऐसा प्रसिद्ध जगह जो इतिहास की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रश्न का उत्तर है ए, फिनलैंड। फिनलैंड को ही हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में बहुत से अधिक मात्रा में या बहुत ही अधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं, या कृत्रिम झीलें हो या प्राकृतिक झीलें हो। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? क्या अफ्रीका को जाना जाता है, या अंटार्कटिका को जाना जाता है, या ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, या यूरोप को जाना जाता है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो श्वेत महाद्वीप है वो किसे कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? अंध महाद्वीप। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका को हम श्वेत महाद्वीप की संज्ञा देते हैं या उसके नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो अपने चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। यूरोप में एक बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर है, या आर्कटिक महासागर है,
प्रशांत महासागर है या हिंद महासागर है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। इसमें ही रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। क्या कोई बता सकता है कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं या कैसे बनता है? आपको कमेंट करके बताना है कि हिंद महासागर में भारत सरकार का या इंडिया का कितने किलोमीटर तक अधिकार है। क्या कोई बता सकता है कि जो हिंद महासागर है वह भारतीय क्षेत्र का जो स्थल छोर है वहाँ से हिंद महासागर में कितने दूरी तक भारत का अधिकार है। आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिप का निर्माण किससे होता है? शिप का निर्माण आपको बताना कि जो शिप है उसका निर्माण कैसे होता है। नदी से, हिमनद से, या समुद्री लहर से, या पवन से, या हिमनद से। शिप का निर्माण इन चारों में से किससे होता है? यदि किसी बच्चे को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि शिप का निर्माण किससे होता है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप कितने प्रश्न पहले से जानते थे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिए कि यदि आपको लगता है कि वीडियो में ये सुधार करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, या हमने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, या आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके राय का इंतज़ार करेगा और आपके राय का पालन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।